कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, वाकई कुछ नहीं मिलेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सबको। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं नोएडा सेक्टर 62 में और हमारे साथ में है टैक्सी ड्राइवर और मिश्रा जी, जो कि एक बाइक टैक्सी राइडर हैं और जितने भी राइडर हैं उनको बहुत ही ज्ञान की बातें, नई नई तकनीक उनको सिखाते हैं। हमारे साथ में बाइक टैक्सी एसोसिएशन के प्रधान आरिंदर जी हैं और हमारे राइडर हेल्प इंडिया के एडमिन ये भी मौजूद हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे मौजूद हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। इसका मुख्य कारण था बाइक टैक्सी को लेकर जो नए नए नियम आ रहे हैं और बाइक टैक्सी जो है दिल्ली के अंदर जैसे बैन है, आपको पता ही है, कब लागू होगी, जो समस्याएं आ रही है बाइक टैक्सी को लेके उनके ऊपर चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, जैसा कि आपको पता ही है दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी बिल्कुल बैन है, फिलहाल अभी चालू है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसे बंद कर दिया गया है। अगर कोई भी राइडर अगर किसी सवारी को लेके जाता है, ठीक है, अगर मान लो ऐसा ना हो किसी राइडर के साथ में, बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई गंभीर दुर्घटना हो जाती है, सवारी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, कुछ बड़ा कुछ हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो क्या इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देगी? देखिए, अभी इंश्योरेंस कंपनी तो किसी भी कीमत पे क्लेम नहीं देगी। कारण क्योंकि बाइक टैक्सी जो है अभी जो चल रही है वो वाइट नंबर प्लेट यानी पर्सनल नाम के ऊपर जो बाइक है वो चल रही है। और एज ए गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अनुसार प्राइवेट बाइक जो है वो कमर्शियल गतिविधि नहीं कर सकती है। और ये जो आपने बताया कि अगर कोई पैसेंजर को लेके जा रहा है और एक्सीडेंट हो गया है तो इस केस में तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। हाँ, कंपनियां जो है वो अपनी तरफ से, एग्जाम्पल ओला जो है, कोई भी राइड अगर कस्टमर बुक करता है तो उसके अंदर 1 रुपया चार्ज करती है कस्टमर से इंश्योरेंस के लिए। तो हो सकता है कि ओला कुछ चार्ज दे। हमारे साथ में बाइक टैक्सी एसोसिएशन के प्रधान मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। सर, सबसे पहले आप ये बताइए, जो अभी दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी चल रही है, क्या वो लीगल है या फिर इलीगल है? अभी इलीगल है। जब इलीगल कोई एक्टिविटी होती है तो ना तो कोई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है, ना सरकार, कोई भी साथ नहीं देता, क्योंकि वो इलीगल काम तो इलीगल होता है। अब दूसरी बात यह है, मान लीजिए जैसे अभी कुछ लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें तो डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हमारा कोई चालान नहीं कटेगा। तो क्या उनका चालान कटेगा या नहीं कटेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई चालान नहीं है दिल्ली में, उनको तो गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ आपको एक पूछना चाहूंगा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल है, गवर्नमेंट का रूल ये है कि आप जो भी मतलब कमर्शियल काम करते हैं उसके लिए कमर्शियल ही गाड़ी होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपके पास है, मान लीजिए जैसे ओला की, कई राइडर जो है ओला की स्कूटी लेके चलाते हैं या फिर इलेक्ट्रिक बाइक लेके चलाते हैं, लेकिन उसकी जब नंबर प्लेट हम देखेंगे तो ग्रीन कलर पे व्हाइट कलर से नंबर जो डिजिट होते हैं वो लिखे होते हैं, यानी कि वो प्राइवेट नंबर होती है। तो प्राइवेट नंबर भी तो इलीगल हो गई। इलीगल तो हो गई है, पर गवर्नमेंट के हिसाब से लगा, गवर्नमेंट का एक मकसद है कि दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करना है। नहीं, पॉल्यूशन मुक्त तो करना है, वो तो एक अलग ही मैटर हो गया। मतलब अभी यहाँ पे ये है, ये जो बाइक टैक्सी बंद हुई थी इसका मुख्य कारण था क्या? ये था कि आप प्राइवेट गाड़ियों से कमर्शियल पर्पस के हिसाब से यूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये गाड़ियां बंद हुई थी। और आप चाहे इलेक्ट्रिक लो चाहे कुछ भी लो, जब तक उस पर कमर्शियल नंबर प्लेट आप नहीं लगाते हैं वो इलीगल ही मानी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, मेन जो मकसद था इनका पॉल्यूशन मुक्ति का मेन टॉपिक था गवर्नमेंट का। इनको कभी पता ही नहीं कि इसमें दिल्ली में प्राइवेट कमर्शियल बाइक चलानी है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पॉल्यूशन का एक टारगेट बना के चला था कि हमें पॉल्यूशन मुक्त करना है। अच्छा, आप एक बाइक टैक्सी एसोसिएशन के प्रधान हैं, आप जितने भी राइडर भाई हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक स्कूटी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या वो चलाएं, उनका चालान कटेगा या नहीं कटेगा? कोई चालान नहीं है उस पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल को खुलेआम परमिशन है दिल्ली में, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, खुलेआम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। हमारे साथ में राइडर हेल्प के एडमिन भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे। सर ये बताइए, दिल्ली के अंदर जितनी भी ऑटो टैक्सी यूनियन है ये सभी बाइक टैक्सी का विरोध कर रही हैं। उनका कहना ये है कि जितनी भी ये बाइक टैक्सी हैं इन्होंने हमारे रोजगार को खत्म कर दिया है। वहीं इसके अपोजिट हम देखें, जो बाइक टैक्सी राइडर हैं उनका कहना ये है कि जो ऑटो ड्राइवर हैं वो सवारियों को लूटते हैं, ठगते हैं। अब उनको लूटने ठगने को नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से ये हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो आप ये बताइए, क्या ऑटो ड्राइवर की बात सही है या फिर जो बाइक राइडर है उनकी बात सही है? देखो, जो भी है वो अपनी जगह सही है। देखो, जिस तरह पांचों उंगलियां एक तरह नहीं होती, उसका तरह सबका सोचने का तरीका एक तरह का नहीं होता। अब मैं ये नहीं कहता कि हाँ भाई कोई थ्री व्हीलर वाला या कैब वाला किसी को लूटता कोई किसी को नहीं है।
वो तो अपना मीटर से देखिए, रोजगार बचाने का अधिकार तो सभी के पास है, ठीक है। अब जब ऑटो ड्राइवरों के रोजगार पे असर पड़ रहा है, और वो असर क्यों पड़ रहा है, क्योंकि बाइक टैक्सी इतनी ज्यादा दिल्ली के अंदर हो गई है, तो उनके रोजगार पे असर पड़ रहा है। तो रोजगार को बचाने का अधिकार सभी को है, वो अपना रोजगार बचा रहे हैं। आप बाइक चलाते हो, आप अपनी यूनियन से मिलिए, आप एकत्रित रहिए, संगठन बनाइए, आप भी अपने रोजगार को बचाइए, आपसे कोई मना करता है? हाँ, वही तो है ना। अब ईवी आ गई है, अब ईवी चला रहे हैं, अभी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले, उससे पहले ये था कि हम पेट्रोल की चलाते थे, उसके अंदर जब तक गवर्नमेंट कोई रूल ले लेकर आई थी, हालांकि रूल तो अभी भी नहीं लाई है, लेकिन क्या ईवी के ऊपर कन्वर्ट होने के लिए कहा गया, तो ईवी के ऊपर हम कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम भी खुद भी ईवी चला रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर जितनी भी ऑटो टैक्सी यूनियन है, सभी ने एलजी साहब को, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, यहाँ तक कि पीएमओ ऑफिस को भी लेटर लिख दिए हैं कि दिल्ली के अंदर अगर बाइक टैक्सी ऐसे ही चलेगी तो बहुत बड़ा आंदोलन वो शुरू कर देंगे, ठीक है। हमारे साथ में एक टैक्सी से भी है। भाई जी, आप ये बताइए, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर ऑटो वालों को दिक्कत हो रही है इस बाइक टैक्सी से, तो क्या जो टैक्सी वाले हैं, ओला उबर वाले हैं या काली पीली टैक्सी वाले हैं, उनको भी बाइक टैक्सी से दिक्कत हो रही है? देखो जी, बाइक टैक्सी से जो हमारी जो टैक्सी चल रही है, जो रेट वो लोग चलते हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर जो आते हैं टैक्सी वाले या कमर्शियल प्लेट जो है, जो भी रेलवे स्टेशन हो गया या बस स्टैंड हो गया, वहाँ पे जो उनका रेट है वो हमारे से ज़्यादा है। और हम जो रेट पे काम करते हैं वो समझ लो जी आधे रेट पे हम लोग काम करते हैं, और इस वजह से उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है कि उनका नुकसान होता है, उनके धंधे में असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और खैर, हमारा भी रोज़गार, हमने भी अगर गाड़ी ली है तो हमें भी कंपनी है, ओला उबर है, जो भी है, इनके माध्यम से ली है गाड़ी, तो हमें तो चलाना तो ही है, क्योंकि हमें भी अपना रोजगार देखना है। देखिए, अभी आप एक कार लेने जाएं या फिर एक ऑटो लेने जाएं, कीमत दोनों की लगभग सेम ही है। 10 लाख रुपए अगर आप ऑटो भी फाइनेंस कराते हैं वो भी 10 लाख रुपए का पड़ेगा, और आप कोई डिजायर गाड़ी भी लेते हैं वो भी लगभग 10 लाख के आसपास पड़ेगी, ठीक है। जब आप 10 लाख रुपए लगाते हैं और फिर आपके रोजगार पे कोई इफेक्ट पड़ता है किसी के भी कारण, तो आप उसका विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? देखो जी, रोजगार पे अगर किसी के भी असर पड़ेगा तो विरोध तो जरूर वो करेगा, क्या या ऑटो टैक्सी वाला हो या ऑटो वाला हो या बस स्टैंड का जो टैक्सी है, रैपिडो टैक्सी होती है, वो हो, विरोध तो सबको करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जब एक ऑटो ड्राइवर हो या टैक्सी ड्राइवर हो, वो 10-10 लाख रुपए की गाड़ी देता है, रोड टैक्स देता है, परमिट की फीस देता है, लाइसेंस बनाता है, बैच बनाता है, इतने तमाम जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं वो बनाता है, उसमें कई हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन उनका काम धीरे धीरे सारा खत्म होता जा रहा है। कारण क्या है? दिल्ली के अंदर इलीगल तरीके से चल रही है बाइक टैक्सी। अब बाइक टैक्सी क्या, आपने बाइक टैक्सी तो बाइक तो सबके घर पे है, उठाई और निकल पड़े, ठीक है। अब उनको ना तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा देना, ना प्राइवेट, ना कमर्शियल इंश्योरेंस कराना, ना कमर्शियल फिटनेस करानी है, ना उनको रोड टैक्स देना है, ना कुछ। उनका जो एक बार गाड़ी खरीदी वो एक बार दे दिया। तो अब मैं ये पूछूंगा, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से, इसके बाद एक बात और है सर, बहुत सी प्राइवेट कारें भी आजकल ना, जैसे मोटरसाइकिल जो सफेद नंबर प्लेट की चल रही हैं, वैसे ही प्राइवेट कारें भी बहुत सी चल रही हैं जो ऐप के माध्यम से चलाई जा रही हैं, जो कि अनलीगल है। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार मैंने भी देखा है, चाहे आप आनंद विहार बस अड्डे पे चले जाएं, पीरागढ़ी फ्लाईओवर पे चले जाएं, या फिर आप करनाइल बाईपास पे चले जाएं, वहां पे प्राइवेट नंबर की जो गाड़ियां वो टैक्सी का काम कर रही हैं। तो अब लास्ट सवाल मैं मिश्रा जी आपसे पूछना चाहूंगा, दिल्ली सरकार पिछले एक साल से फरवरी में ही ये बाइक टैक्सी को बंद किया था, अब 1 साल हो चुका है। दिल्ली सरकार कई बार कहती है कि हाँ, हमने कानून बना दिया, पॉलिसी बना दी, बहुत जल्द दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी लीगल तरीके से चालू हो जाएगी, लेकिन 1 साल से अब हुआ नहीं है। तो क्या ये, आपको क्या लगता है, ये कब तक चालू हो सकती है? देखिए, जिस हिसाब से नियम बन रहा है उस हिसाब से, और अभी जस्ट एलजी साहब ने वो नियम को पास भी कर दिया है, उम्मीद है 2-3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई कानून आ जाएगा और कंपनियां उसके अंदर रजिस्टर्ड करेंगी। लेकिन अभी तक जो यहाँ पर बात हुई है ना, उस बात का एक निचोड़ मैंने ये देखा है कि यहाँ पर बाइक टैक्सी वाले को ना एक मुजरिम की तरह पेश किया जा रहा है, चाहे वो ऑटो वाले हो या फिर बाइक टैक्सी वाले हो, सॉरी, ऑटो वाले हो या कैब वाले हो। जिसको देखो वो बाइक टैक्सी वाले को एक मुजरिम की तरह देख रहा है कि भैया ये हमारा धंधा खा रहा है। जब शुरुआत में ये ओला उबर नहीं हुआ करती थी ना, और केवल ऑटो हुआ करते थे, 3 व्हीलर हुआ करते थे, और जब ये बाइक टैक्सी आनी चालू, सॉरी, ये कैब आनी चालू हुई, उस वक्त भी जितने ऑटो वाले थे सब कैब के विरुद्ध थे कि ये कैब नहीं होनी चाहिए, हमारा धंधा ले लेगी, हमारा धंधा ले लेगी। देखिए, ऑटो वालों की, हाँ सुनिए, उसके बाद ई रिक्शा आया। ई रिक्शा पे भी ऑटो वालों का यही है कि भैया ये ई रिक्शा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सवारियां ले रहे हैं, ये 10-10 रुपए में ही सवारी लेके जा रहे हैं। आप जो है अपनी सुविधा दे सकते हैं, कस्टमर जो है वो अपने अनुसार बुक करेगा। अगर उसको बाइक टैक्सी पे जाना है तो वो बाइक टैक्सी से जाएगा, ई रिक्शा से जाना है तो ई रिक्शा से जाएगा।
ऑटो से जाना है या कैब से जाना है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग आपस में लड़ेंगे कि भैया मेरा काम इसने छीना, मेरा काम इसने छीना, इससे कुछ नहीं होगा। दूसरा मैं आपको एक चीज और महत्वपूर्ण बता दूं, आप जो बार बार ये बात बता रहे हैं कि बाइक टैक्सी बिना परमिट के, बिना इसके, बिना उसके चल रही है, हमें कोई शौक नहीं है बिना परमिट के चलने। हमें भी पता है अगर कल को हमारा एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, तो हमें भी शायद क्लेम ना मिले। तो हम पागल नहीं है, लेकिन गलती कहां पर हुई है उस पर कोई नहीं देखता, ना ही ऑटो वाली यूनियन देखती है, ना ही कैब की यूनियन देखती है, कोई नहीं देखता उस तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे बाइक टैक्सी राइडरों की जो समस्या है वो मुझे जहां तक लगती है ये है कि बाइक टैक्सी वाले जो हैं, जो भी सरकारी फीस होती है वो भरने को तैयार हैं, कमर्शियल गाड़ी लेने को तैयार हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो बनवाने को तैयार हैं, लेकिन बशर्ते सरकार कोई नियम तो लेके आए। आशु जी, शुरू से मैं और हमारे हरेंद्र जी इस चीज पे लगे हुए हैं कि कंपनियों ने जब ये बाइक टैक्सी का ट्रेंड चालू हुआ था ना, शुरुआत में पीली नंबर प्लेट आई थी कमर्शियल ही, और सिर्फ कमर्शियल ही अटैच होती थी। एकदम न जाने क्या हुआ कि प्राइवेट गाड़ियां इन कंपनियों ने अटैच करनी चालू कर दी। तो जो बाद में जुड़े हैं ना, उनको तो यही नहीं पता कि बाइक टैक्सी में कमर्शियल लगानी होती है या प्राइवेट। प्राइवेट इजिली लग रही है, कंपनियां लगा रही हैं, इसलिए वो बेचारे लगा रहे हैं। अब आज जो आपने मुद्दा उठाया कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, वाकई कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन गलती किसकी है? कंपनियों ने क्यों लगाई? या तो गवर्नमेंट जो है, अब इतना सब कुछ हो चुका है, चलिए पीछे जो बात हुई खत्म हो गई। अब जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बाइक टैक्सी जिन्होंने अभी नई नई बाइकें ली हैं 1.5 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले, वो क्या करेंगे? तो मेरी जो राय है वो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, अगर कोई सुन रहा हो तो जरूर सुने कि भाई एक लोकल परमिट जारी कर दो। जैसे नई गाड़ी जब आती है, नंबर प्लेट नहीं होता है, तो उसको 1 महीने का एक लोकल परमिट मिलता है, AF करके वो गाड़ी चला सकता है अपने राज्य के अंदर अंदर। उस तरीके का जब तक आपकी ये पॉलिसी नहीं आ रही है, तब तक आप हर बाइक को, बाइकर जो है वो अप्लाई करेगा गवर्नमेंट में। एक टाइम का परमिट होगा, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का, वो उस हिसाब से गवर्नमेंट को फीस दे देगा कि मुझे लोकल एक परमिट तब तक के लिए दे दो जब तक मैं EV नहीं खरीद सकता हूँ, ताकि उसके ऊपर भी एकदम बर्डन ना बढ़े। कहां से अभी नई बाइक में 1.5 लाख की खरीदी और 1.5 लाख की EV खरीदे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो बाइक राइडर हैं वो कानून के हिसाब से चलना तो चाहते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। सरकार ने पॉलिसी तो बना दी है, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जारी किया है जिससे जो कंपनियां वो रजिस्टर कराएं। दूसरी बात यह है कि देश के अंदर इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, जो भी उन्हें प्लेटफॉर्म खुला मिलता है, लोग वहां पे जाके अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए काम पे लग जाते हैं। जैसे कि अब ये ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियां, इन्होंने अगर प्राइवेट गाड़ियां जोड़नी शुरू कर दी हैं तो ये लोग भी जुड़ना शुरू हो गए। तो जो भी गलती, मैं तो जहां तक मानता हूं ये गलती, एक तो जितने भी ये ऑनलाइन ऐप हैं इनकी सबसे बड़ी गलती है कि इन्होंने प्राइवेट नंबर की गाड़ियों को क्यों जोड़ा। दूसरा, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, उनकी बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने इनको चलने क्यों दिया। कई सालों से ये लगातार बाइक टैक्सी दिल्ली के अंदर चल रही थी, कोई इसका विरोध नहीं करता था, लेकिन दिल्ली के अंदर जब से ऑटो टैक्सी यूनियन ने विरोध किया, जब ये बात सामने आई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लिया और इसको बैन कराया। लेकिन जब तक किसी की नजर में, यूनियन वालों ने जब ये बातें डाली तभी नजर आई, पहले किसी को नजर नहीं आई थी। अब आखिर ये चाहते हैं कि हमें जब ये प्लेटफॉर्म मिला है, सरकार कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी जल्दी से जल्दी लागू करे जिससे कि हम अपने घर का जो खर्चा है वो चला सकें, अपने परिवार को चला सकें। ये प्राइवेट कमर्शियल गाड़ी भी लेने को तैयार है, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो भी लेने को तैयार है। तो जितनी भी ये ओला, उबर, चाहे रैपिडो कंपनी है, ये ही इलीगल जो काम करवाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। राइडर बेचारे जहां काम मिलेगा वो जाएंगे। अब रही बात दूसरी, काम को, रोजगार को छीनने की, तो देखिए मैंने पहली बात आपको बताई थी शुरू में ही, अपना अपना रोजगार बचाने का सबका अधिकार है। आप अपना रोजगार बचाइए, ऑटो टैक्सी वाले अपना रोजगार बचाएंगे, कोई किसी का रोजगार नहीं छीनता है। मैं मानता हूं जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उतना वो उसको मिलेगा। रही बात रोजगार को बचाने की, तो दिल्ली की जितनी भी ऑटो टैक्सी यूनियन है वो अपने रोजगार को बचाने के लिए समय समय पर प्रदर्शन करती हैं और इस तरह की मांग करती हैं कि दिल्ली के अंदर जो है बाइक टैक्सी पे लगाम लगाई जा सके। इसके बाद आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा एक ही गवर्नमेंट से वो है, रिक्वेस्ट है कि सर जो पुरानी जो बाइक चल रही है ना, इनको चलने दें अभी। और हमारा कोई लड़ाई करने का मकसद नहीं है कि हम कुछ करेंगे, ऐसा कुछ एक्शन लेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक धीरे धीरे हम इसको, एक नई व्हीकल जिसने ड्राइवर ने लिया है वो धीरे धीरे उससे पैसे से कमा के वो इलेक्ट्रिक परचेज कर लेगा। मुझे पता है कि वो 1.5-2 साल में परचेज कर लेगा। अब चार्जिंग पॉइंट अभी ले लेगा वो, इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी ले लेगा वो, तो आगे वो चार्जिंग पॉइंट कहाँ ढूंढेगा? क्योंकि चार्जिंग पॉइंट दिल्ली में बहुत कम बने हुए हैं। तो उसके लिए थोड़ा टाइम दे दो। और हमें और कोई किसी चीज़ का एग्री नहीं, जो आप EV के लिए पॉलिसी लाए हैं मैं एग्री हूँ चीज़ के लिए,
हमने तो बोला ही नहीं कि हमें एग्री नहीं है चीज के लिए, वो बहुत बेटर है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो अभी बाइक चल रही है ना, इनको चलने दीजिए ऐसी, उससे क्या होगा, धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट करवा लेंगे ड्राइवर से कह के। बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहना ये है जैसा कि जो डिलीवरी सर्विस में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको समय दिया गया है कि आप धीरे धीरे तरीके से अपनी गाड़ियों को कन्वर्ट कीजिए। इसी तरीके से जो राइडर हैं, जो पैसेंजर को ले जाते हैं, उनको भी समय मिलना चाहिए ताकि वो अपनी बाइक के लिए पैसे इकट्ठे करें। 4 महीने, 6 महीने, साल या 2 साल उनको समय मिलना चाहिए, क्योंकि किसी ने अभी बिल्कुल नई नई गाड़ी लेके ही काम शुरू किया है, क्योंकि भाई रोजगार इतना है नहीं देश के अंदर, बेरोजगारी फैली हुई है। किसी ने अभी नई गाड़ी ली है, वो तुरंत नई गाड़ी एक और नहीं खरीद सकता है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और समय देना चाहिए। जिस प्रकार से जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, ये डिलीवरी वालों को जो सुविधा दी है कि भाई आप इतने साल में, इतने समय में आप अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लीजिए। देखिए, कई बार मेरे पास कमेंट आता है कि आशु भाई आप ऑटो टैक्सी यूनियन वालों को भड़काते हैं, आप ही सारी बाइक टैक्सी को बंद करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी देखिए, हमारे बाइक टैक्सी एसोसिएशन के प्रधान हैं, मिश्रा जी हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, और भी हमारे साथी जन हैं। तो आपको क्या ऐसा लगा, मेरे से बातचीत हुई है ऑफ कैमरा, आपसे बातचीत हुई काफी देर तक, आपको ऐसा लगा कि मैं कोई बाइक टैक्सी का कोई दुश्मन हूँ क्या? नहीं, देखिए आशु जी, आपको तो मैं पिछले काफ़ी टाइम से जानता हूँ और आपसे मेरी बात होती भी रहती है, और मैं बाकी जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता देता हूँ कि आशु भाई ना सिर्फ आपको जो घट रहा है इस वक्त, जो घटनाएं हो रही हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, केवल उसकी जानकारी देते हैं। हाँ, ऑटो यूनियन से ये काफ़ी से जुड़े हुए हैं, तो ऑटो यूनियन की जानकारी थोड़ी सी ज़्यादा इनके पास आती है और ये आपको बता देते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये हमारे विरुद्ध है, ये आपके विरुद्ध नहीं है। हम सब एक हैं और हम सब अपने अपने व्यवसाय के लिए लड़ रहे हैं। हम सब अपने व्यवसाय की आवाज को उठाते हैं। जब बाइक टैक्सी वाले अपने व्यवसाय की आवाज को उठाते हैं, उस वक्त ये उसे कवर करते हैं। आज हम बाइक टैक्सी वाले अपनी आवाज उठा रहे हैं, तब भी आशु भाई यहाँ पर आए हैं और उसे कवर कर रहे हैं। तो धन्यवाद मिश्रा जी आपका। तो सभी राइडर भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त हूँ। आप भी आवाज उठाइए, आप भी एकता बनाइए, आप भी संगठन बनाइए, और आप भी कोई भी आवाज उठाएंगे उसको भी मैं कवर करूंगा, उसको भी मैं दिखाऊंगा। और जितने भी हमारे, चाहे वो नोएडा के हों, दिल्ली के हों, बाइक टैक्सी राइडर हैं, सभी को मैं कहना चाहता हूं, आप भी आवाज उठाइए, आप मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा, कवर करूंगा, उससे दिखाऊंगा, सरकार तक आपकी आवाज को पहुंचाऊंगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।